बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा विधानसभा चुनाव 7 कराने की मांग। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव पारित। प्रधानमंत्री आज समापन सत्र को करेंगे संबोधित। अमर सिंह के बयान के बाद दोनों पक्षों में मतभेद बढ़ा। रामगोपाल चुनाव आयोग को आज सौंपेंगे हलफनामा। 90% विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के समर्थन का दावा। किसान आत्महत्या के 80% मामलों के लिए बैंक कर्ज जिम्मेदार। एनसीआरबी के आंकड़े, कृषि वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर। राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान की चेतावनी। अमेरिका के फ्लोरिडा में हवाई अड्डे पर फायरिंग, 5 की मौत, संदिग्ध गिरफ्तार, रोकी गई विमान सेवाएं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी को ऐतिहासिक फैसला बताया गया है। इसके अलावा बैठक में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हो रही है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन किया। बैठक के पहले दिन एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें दावा किया गया कि मोदी सरकार के कड़े फैसलों से गरीबों के कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक काम हुआ है। प्रस्ताव में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री के लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के विचार का भी समर्थन किया। इस प्रस्ताव को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पेश किया। चुनाव के सुधार एक महत्वपूर्ण पहल है और इसलिए चुनाव सुधार के लिए एक साथ चुनाव हो, इसका बहुत महत्व है और इसलिए पार्टी ने एक कमेटी स्थापना की है। चुनाव एक साथ हो, इसके लिए सभी पार्टी देश हित में विचार करें और एक निर्णय पर आए, ये भी उन्होंने। गृह मंत्री ने संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि रुकावट और घबराहट विपक्ष की पहचान बन गया है। प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल की स्थिति पर भी चिंता जताई गई। इस मामले में राज्य सरकार के रवैये को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की गई। राज्य के धूलागढ़ में हाल ही में हुई हिंसा पर प्रस्ताव में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए। इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव के दौरान बंगाल और केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का मुद्दा भी उठा। बैठक में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव पर भी चर्चा हो रही है। प्रस्ताव में 5 राज्यों में आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी की सरकार बनने का विश्वास जताया गया। बीजेपी ने कहा है कि नोटबंदी के दौरान जहां भी चुनाव हुए, वहां पार्टी को भारी सफलता मिली। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जहां कहीं हम चौथे नंबर पर भी नहीं रहते थे, दोनों जगह हम 2 नंबर पर आए। महाराष्ट्र, आसाम, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, यहां हमारा जबरदस्त विजय हुआ। कुल मिला के 10,000 सीटों पर चुनाव हुए। 8,000 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की। बैठक के पहले दिन सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के असर पर भी चर्चा हुई। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार के फैसलों को साहसिक बताया। उन्होंने कहा कि इस कदम से आतंकवाद, नक्सलवाद और ड्रग्स तस्करों की कमर टूट गई है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने कल देशव्यापी प्रदर्शन किया। कई जगहों पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, तो कहीं उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। पार्टी ने सरकार से पूछा है कि नोटबंदी के बाद कितना काला धन आया और किसानों का कर्ज कब माफ होगा। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता शुक्रवार को सड़कों पर उतरे और जिला कार्यालयों पर नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। रिजर्व बैंक दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। Right gesture to make to show the concern of the people against all the consequences of demonetization. The Reserve Bank has really let down the country, and its conduct in the planning and execution of this scheme has been deplorable, to say the least. The shortage of money. रायपुर में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई।
प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हमारी जो मांग है, राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन हम सौंपने कलेक्टर को आए हैं कि आखिर इस देश में कितना पैसा जमा हुआ, दूसरा इसमें कितना काला धन है, तीसरा देश को इससे कितना नुकसान हुआ है 55 दिनों में। पटना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। प्रधानमंत्री जी ने के एक निर्णय से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, इसीलिए हम प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि इस देश के जो किसान मजदूर हैं, जो किसानों का कर्ज है वो माफ किया जाए। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दे चुकी है। पार्टी का आरोप है कि इससे अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुराने नोट बदलवाने के लिए लोग रिजर्व बैंक आ तो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को निराशा हाथ लग रही है। अचानक नियम बदलने से भी लोग नाराज हैं। जालंधर के रहने वाले हरविंदर पाल दिल्ली में रिजर्व बैंक के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। 5 जनवरी को वापस आए तो बेटी के पास पड़े पुराने नोट भी ले आए, लेकिन आरबीआई ने नियमों का हवाला देते हुए नोट बदलने से इनकार कर दिया। आरबीआई चंडीगढ़ में भी है, जोन वाइज कुछ चलो जो नियर हो, किसी के 150-200 किलोमीटर तक जमा करा दें। ये तो इनजस्टिस हो रहा है पब्लिक के साथ, कोई पब्लिक बोल भी नहीं रही। कुछ समझ में ही नहीं आता ना, आप पहले दिन से बोल रहे 31 मार्च को रीजन बता के जमा कराओ, तो क्या ये रीजन नहीं है? ये भी तो रीजन ही है, सोलिड रीजन है। हरविंदर की तरह कई और लोग हैं जो बार बार नियम बदलने से परेशान हैं। उनका कहना है कि 31 मार्च तक शर्तों के साथ नोट जमा करने का ऐलान हुआ था, लेकिन नए आदेश से सब परेशान हैं। मैं अभी लाइन में लगा हूँ, पास बनवाया है, बोले आपके लिए रूल लागू नहीं, आपके पैसे नहीं होंगे जमा। क्यों? क्या बोला आप 14 तारीख को आ चुके थे, तो एक वीक टाइम में अपना काम करेगा, पर्सनल काम करेगा, दोबारा जाना है, उसके पेपर भी करना है, ऊपर से घर भी देखना है। हमारे को ये बताया गया था कि 30 दिसंबर तक आप बैंकों में जमा कर सकते हैं, 30 दिसंबर के बाद आप 31 मार्च तक आप आरबीआई में जाकर के जमा करवा सकते हैं, मगर यहाँ पे आकर के हमारे को बहुत धक्केबाजी मिल रही है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक एनआरआई 30 दिसंबर तक पुराने नोट जमा करा सकते हैं। वहीं 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश से बाहर रहने वाले लोग 31 मार्च तक नोट बदलवा सकते हैं। पुराने नोट सिर्फ नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ही बदले जाएंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। टीएमसी सांसदों की गिरफ्तारी से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाकर राष्ट्रीय सरकार की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाकर राष्ट्रीय सरकार ही बेहतर विकल्प है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह या अरुण जेटली को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ममता बनर्जी पार्टी के 2 सांसदों की गिरफ्तारी से नाराज हैं। उनका आरोप है कि राजनीतिक बदले और साजिश के तहत गिरफ्तारी की गई है। टीएमसी इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। सीबीआई ने रोज वैली चिटफंड मामले में टीएमसी के 2 सांसद तपस पॉल और सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট আসুক, তাতে যদি আফগানিজিও দায়িত্ব নেন আমার কোনো আপত্তি নেই, তাতে যদি রাজনাথ সিংজিও দায়িত্ব নেয় আমার কোনো আপত্তি নেই, তাতে যদি অরুণ জেটলিও দায়িত্ব নেয়, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, তারা চালাক 2 বছর, আমাদের কি আপত্তি আছে? আমি তো বলছিলাম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভেঙে দিয়ে আমি তো বলতে পারতাম কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপতি শাসন করা উচিত। আমি তো কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপতি শাসন বলছি না, ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট বলছি। अमर सिंह के बयान से समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिशों को झटका लगा है। शुक्रवार को उन्होंने बयान दिया कि सत्ता या संख्या से किसी की हैसियत नहीं बनती। इसके बाद दोनों खेमों में मतभेद फिर गहरा गए। कल बैठकों का दौर जारी रहा और आज रामगोपाल यादव चुनाव आयोग को अखिलेश का समर्थन करने वाले विधायकों और सांसदों का शपथ पत्र सौंपेंगे। समाजवादी पार्टी में जारी विवाद को सुलझाने की शुक्रवार को फिर कोशिश की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने गए। अमर सिंह ने भी पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की। सुलह कराने में जुटे पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान भी मुलायम सिंह से मिले। मैं तो नेताजी से अपील करूंगा कि नेताजी उनसे बचिए, बेटा सबसे बड़ा होता है, ये लोग जो हैं ये उतने बड़े नहीं हैं, ये सब आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं। माना जा रहा है कि टिकट बंटवारे के मसले पर अखिलेश यादव पूरा अधिकार चाहते हैं, साथ ही अमर सिंह को पार्टी से बाहर करने पर अड़े हैं।
सबका मानना है कि मुख्यमंत्री की सलाह से ही टिकट वितरण होना चाहिए। उन्होंने पूरी के पूरे टिकट बांट दिए, हमारे कई सीनियर मिनिस्टर का भी टिकट काट दिए, कई विधायकों का काट दिए। कोई ये मानक कोई नहीं तैयार किस आधार पर टिकट काटा गया। तो कहीं न कहीं हमारे मन में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर एक समाजवादी के मन में ये खौफ है कि नेताजी से जाने क्या करा दिया जाए। वहीं अमर सिंह ने मुलायम अखिलेश के बीच दरार पैदा करने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हम उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में मैं इसलिए नहीं आया हूं कि गतिरोध हो, अवरोध हो। मैं चाहता हूं समन्वय हो, पिता पुत्र में युक्ति हो, मुलायम सिंह जी का भी सम्मान रहे और अखिलेश का यशस्वी नेतृत्व भी आगे बढ़े। ऐसी कोई राह निकलती है तो उसके समर्थक हम भी हैं और शिवपाल जी भी हैं। इधर दिल्ली में रामगोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के समर्थन में 212 विधायकों, 56 एमएलसी और 15 सांसदों ने हल्फनामा दिया है और पार्टी के ज्यादातर नेता भी उनके साथ हैं, जिसे चुनाव आयोग के सामने पेश किया जाएगा। सारा रिकॉर्ड है, पार्टी का 90% से ज्यादा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, डेलीगेट सब अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ है। बैठकों के दौर के बीच फिलहाल दोनों गुटों में सुलह के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी सूरत में चुनाव चिन्ह पर अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग को ही करना पड़ेगा। दोनों ही खेमों को अपना समर्थन चुनाव आयोग के सामने प्रमाण सहित 9 जनवरी तक रखना है। साथ ही ज्यादातर चुनावी सर्वों में बोला जा रहा है कि अगर पार्टी टूटती है तो इसका नुकसान अखिलेश और मुलायम दोनों को ही होगा। तो क्या ये कोशिशें पार्टी को टूटने से बचा सकती हैं? लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और कृति मिश्रा का रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी सहयोगी कृति। हमने देखा, ऐसा लग रहा था कि कल कुछ राह निकलेगी, कुछ बात बनेगी, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ गई। अब ऐसा लग रहा है आज रामगोपाल यादव जाएंगे हलफनामा पेश करने चुनाव आयोग। क्या आज और भी किसी तरह की हलचल रह सकती है, क्योंकि अगले जो 48 घंटे हम कह लें 9 तारीख तक काफी निर्णायक रहने वाले हैं? जी हाँ प्रीति, देखिए कल लगातार मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। सबसे पहले शिवपाल और अखिलेश के बीच में मीटिंग हुई। ये मीटिंग पहली बार 1-on-1 मीटिंग थी जब से अखिलेश ने शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था, जो नेशनल कन्वेंशन लखनऊ में हुआ था। उसके बाद अमर सिंह मुलायम से मिले, फिर जाकर आजम खान मिले, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई। मुलायम सिंह यादव द्वारा कहा जा रहा था कि इसमें कई सामने बड़े निर्णय आ सकते हैं, लेकिन फिर एकदम अचानक ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद भी देर रात तक शिवपाल, अमर और मुलायम के बीच मीटिंग चलती रही। कहा यह जा रहा था कि कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला सामने निकल कर आ जाएगा। आज भी कई मुलाकातों का दौर हो सकता है, शायद कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला सामने आ जाए, क्योंकि 9 जनवरी तक दोनों ही खेमों को अपना समर्थन चुनाव आयोग के सामने प्रमाण सहित पेश करना है। वहीं रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि पार्टी 90% से ज्यादा पार्टी अखिलेश के साथ है। वहीं जो मुलायम सिंह का खेमा है, उनका कहना है कि जितने भी नियम हैं उसके तहत मुलायम सिंह यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी उनके साथ ही रहेगी। तो अब देखना होगा कि 9 जनवरी को तो चुनाव आयोग के सामने जाना है, 10 जनवरी को चुनाव अधिसूचना जारी होनी है। तो क्या पार्टी में दो फाड़ होगी या दोनों एक साथ आ सकते हैं? जी, इसीलिए बिल्कुल अगले 2-3 दिन बेहद निर्णायक समाजवादी पार्टी खास और यादव परिवार के लिए और सबके सामने हो सकता है तस्वीर अब बहुत जल्दी साफ भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कृति, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं सहारा डायरी मामले में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। पार्टी ने इस मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश देने की भी मांग की है। शुक्रवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सहारा और बिरला समूह के दफ्तरों पर आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों से प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। उन्होंने सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले को चुपचाप और जल्दी से निपटाने की कोशिश की जा रही है। Shockingly, entire case against Sahara Group is being sought to be closed in a hush-hush and conspiratorial manner with great and alarming speed. सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिस के 2G लाइसेंस को किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है। अगर मैक्सिस के मालिक 27 जनवरी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। मूल रूप से यह लाइसेंस 2006 में एयरसेल को मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने 2G मामले से जुड़े एयरसेल मैक्सिस सौदे पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने मैक्सिस के 2G लाइसेंस को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है। साथ ही कंपनी इस लाइसेंस से कोई भी कमाई नहीं कर सकेगी। इतना ही नहीं, मैक्सिस के मालिक आनंद कृष्णन और राल्फ मार्शल 27 जनवरी को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो लाइसेंस रद्द हो सकता है।
अभी तो ये अपना स्पेक्ट्रम और शेयर्स वगैरह नहीं बेच सकते। केस को फरवरी में लगाया है, 3 फरवरी को शायद, और बोला है कि भाई सरकार ये बताए कि किस तरह से इनका स्पेक्ट्रम, अगर ये लोग नहीं आते ट्रायल फेस करने, तो इनका स्पेक्ट्रम किस तरह से किसी और कंपनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कोर्ट ने इस आदेश को मलेशिया के अखबारों में छपवाने को भी कहा है। इसके बाद भी मैक्सिस के मालिक नहीं आते हैं तो वो नुकसान की भरपाई का दावा नहीं कर पाएंगे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि विशेष अदालत के बावजूद दोनों आरोपी पेश नहीं हो रहे हैं और स्पेक्ट्रम बेचने पर विचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं भी भारत कार्यक्रम लेकर आजकल हम ओडिशा के कोरापुट जिले में हैं। यहाँ पर हम ध्रुवा आदिवासियों की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में ध्रुवा आदिवासियों को आदिम जनजाति का दर्जा हासिल है, लेकिन ओडिशा के कोरापुट में ध्रुवा आदिवासियों को आज भी जनजाति के तौर पर संवैधानिक अधिकार और पहचान नहीं मिल पाई है। हाल ही में देश में किसानों की आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह बैंकों से लिया गया कर्ज माना गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2015 में 80% किसानों ने बैंकों के कर्ज के चलते आत्महत्या की। आंकड़ों के मुताबिक 2015 में 3000 किसानों ने आत्महत्या की, जिनमें से 2474 किसानों ने बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने की वजह से मौत को गले लगाया। वहीं साहूकारों के कर्ज की वजह से सिर्फ 10% किसानों ने ही आत्महत्या की। एनसीआरबी की ओर से किसानों की आत्महत्या की वजहों को पहली बार वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के मुकाबले 2015 में किसानों की आत्महत्या के मामलों में 41% का इजाफा हुआ है। कर्ज की वजह से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के किसानों ने आत्महत्या की, वहीं दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा। किसानों की आत्महत्या पर कृषि वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। वरिष्ठ वैज्ञानिक MS स्वामीनाथ ने कहा कि खेती जैसा जान बख्शने वाला पेशा जानलेवा बन गया है। CSO के बाद SBI रिसर्च रिपोर्ट में भी चालू वित्त वर्ष में GDP विकास 6.7% रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी की वजह से चीजों के इस्तेमाल पर असर पड़ा है, इस वजह से उत्पादन प्रभावित होगा। रिपोर्ट में अनुमान तब लगाया गया है जब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान जताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी का उत्पादन वृद्धि पर सटीक अनुमान काफी मुश्किल है, लेकिन तीसरी तिमाही में GDP वृद्धि 6% से कम रहेगी और चौथी तिमाही में ये कुछ वापसी कर सकती है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में GDP वृद्धि 6.3% और पूरे वित्त साल में 6.7% रहने का अनुमान जताया गया है। इससे पहले CSO ने वित्त वर्ष 2016-17 में विकास दर में गिरावट का अनुमान जताया। सरकार के मुताबिक GDP 7.1% की दर से बढ़ेगी। पिछले वित्त वर्ष में GDP की विकास दर 7.6% थी। रुपए के हिसाब से प्रति व्यक्ति 1 लाख को पार कर गई है, लेकिन इसकी वृद्धि दर में गिरावट आई है। CSO ने शुक्रवार को GDP वृद्धि दर के अग्रिम आंकड़े जारी कर दिए। ये अनुमान कारोबारी साल के पहले 7 महीने के औद्योगिक उत्पादन के आधार पर लगाया गया है। नोटबंदी के असर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सरकार का मानना है कि 8 नवंबर से लागू हुई नोटबंदी के बाद के आंकड़ों से GDP का अनुमान बदल भी सकता है। इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, क्योंकि यदि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स चेंज करते हैं, बिहेवियरल प्रैक्टिसेस चेंज करती है, हम यदि लेस कैश सिस्टम में जाते हैं तो कई प्रोसेसेस में ओवर टाइम बदलाव आएगा। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 के 7.6% के मुकाबले 2016-17 में GDP 7.1% रहने का अनुमान है। गिरावट की वजह मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर में सुस्ती है। कृषि क्षेत्र की विकास दर 1.2% के मुकाबले 4.1% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 5.6% की दर से बढ़ेगी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 6.2% थी।
जब सारे विश्व में मतलब स्लो डाउन हो रही है और सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी स्लो डाउन हो रही है, तो नेचुरली इंडिया कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन. इंडिया स्टिल अमंग द कंट्रीज, आई थिंक इंडिया इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स. सीएसओ ने कहा है कि नोटबंदी लागू होने के चलते आंकड़ों का सावधानी से विश्लेषण किया जा रहा है. वहीं 28 फरवरी को तीसरी तिमाही के संशोधित अनुमान जारी किए जाएंगे. पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी. दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना को मंजूरी मिल गई है. 103 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के तहत मेट्रो रिठाला से एरो सिटी तुगलकाबाद तक जाएगी. दिल्ली कैबिनेट ने शुक्रवार को इसके अलावा 3 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी. इनमें सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को 2,000 रुपए इनाम देने और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाना शामिल है. सरकार ने 69 साल तक के बुजुर्गों की पेंशन 2,000, जबकि इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की पेंशन में 2,500 रुपए प्रतिमाह करने का फैसला किया है. आयकर विभाग ने दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एक और नोटिस जारी किया है. विभाग ने सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबारियों से संबंध के मामले में नोटिस दिया है. आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के मालिकाना हक वाली 4 कंपनियों में साल 2010 से 2016 के बीच 56 कागजी कंपनियों के जरिए गैर कानूनी ढंग से करीब 16 करोड़ रुपए दूसरी जगह पहुंचाए. इससे पहले सत्येंद्र जैन को 26 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था. मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने उनसे इस्तीफे की मांग की है. नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि सत्येंद्र जैन जब तक आरोपों से बरी नहीं होते तब तक उन्हें सरकार से बाहर रहना चाहिए. हालांकि सत्येंद्र जैन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है. पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा 7 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं. आज उनका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम है. एंटोनियो कोस्टा कल से बेंगलुरु में शुरू हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं. इसके अलावा वो 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन से भी शिरकत करेंगे. बात मौसम की. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है. घाटी में बर्फबारी के चलते बनिहाल टनल पर यातायात को रोक दिया गया. तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चलते कई रास्तों पर यातायात को रोक दिया गया है. मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है. मैदानी इलाकों में भी बारिश के बाद ठंड में इजाफा हो गया है. कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी. घाटी के ज्यादातर इलाके इन दिनों बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं. पहाड़ी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात रुक गया है. जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली बनिहाल टनल के दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लगा है. बनिहाल टनल जो है उसके दोनों बाजू कश्मीर की ओर और जम्मू की ओर बर्फबारी हुई है. जम्मू की ओर सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 9 इंच की बर्फबारी पाई गई है और श्रीनगर की छोर से तकरीबन 1.5 फीट की बर्फबारी हुई है. इस बर्फबारी के चलते एहतियातन जो ट्रैफिक की यातायात है उसको रोका गया है. हालांकि कश्मीर में हुई बर्फबारी से सैलानियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है. दूर दराज से लोगों के आने से स्थानीय कारोबारी काफी खुश हैं. हमारे जो गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग में है, जब वहाँ बर्फ ज्यादा गिरेगी टूरिस्ट भी ज्यादा आएंगे, यहाँ का काम अच्छा चलेगा. वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है. एक तरफ जहां बर्फबारी से जनजीवन में दिक्कतें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सैलानी इसका लुत्फ उठा रहे हैं. सर्दी के इस मौसम में शिमला में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है. स्नोफॉल हो रही है. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा शहर ही वाइट हो जाए. और रात को तो पता ही है लाइटिंग का तो बहुत बढ़िया से रहता है यहाँ पे. अभी काफी पर्यटक भी बहुत अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे. काफी रश भी है, भीड़ भी है, एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग यहाँ के. इधर राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है. आज सुबह से कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है. बरसात के बाद दिल्ली के तापमान में काफी गिरावट आई है. चंडीगढ़ में भी जोरदार बारिश और ओले पड़ने से पारा लुढ़क गया है. कोहरे के चलते यातायात पर बुरा असर पड़ा है. 70 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो 16 के समय में बदलाव किया गया है, जबकि 7 गाड़ियों को रद्द करना पड़ा है. हवाई यातायात का भी कुछ यही हाल है. दृश्यता कम होने की वजह से 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी हुई और 1 को रद्द करना पड़ा. 4 घरेलू उड़ानों में भी देरी हुई है. फिलहाल ठंड से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 2 दिनों में हिमस्खलन की चेतावनी दी है. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी.
पड़ोसी देश मसूद अजहर को आतंकवादी माने या ना माने, लेकिन एक पूर्व चीनी राजदूत इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर चीन से भारत का समर्थन करने की अपील की है। कोलकाता में चीन के काउंसिल जनरल रहे माओ सेवे ने कहा है कि अजहर एक आतंकवादी है और चीन को अपने रुख में बदलाव करना चाहिए। भारत चीन के गतिरोध पर उन्होंने ब्लॉग लिखा। इसमें माओ सेवई ने कहा है कि चीन को अजहर के खिलाफ भारत की शिकायत का फायदा उठाना चाहिए। इधर भारत ने आतंकवादी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध की सूची में डालने के लिए एक बार फिर प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है। भारत इस पर विचार के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के सदस्य देशों को तैयार करेगा। इस मामले में भारत के पुराने प्रस्तावों की मियाद खत्म हो चुकी है। नेपाल में संविधान संशोधन का मामला तूल पकड़ने लगा है। शुक्रवार को मुख्य विपक्षी गठबंधन CPN-UML ने मधेशियों की मांग से जुड़े संशोधन प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन किया। 9 दलों, 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता और समर्थकों ने राजधानी काठमांडू में सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक संशोधन का प्रस्ताव संविधान और देश हित के खिलाफ है। उन्होंने नेपाल में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप का आरोप लगाया। अमेरिका के फ्लोरिडा में हवाई अड्डे पर हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी फोर्ट लॉडरडेल टर्मिनल 2 के बाहर चेक पॉइंट पर हुई। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। गोलीबारी के काफी देर बाद भी एयरपोर्ट पर गहमा गहमी का माहौल रहा। हवाई अड्डे पर सभी तरह की सेवाओं को फिलहाल रोक दिया गया है। शुक्रवार को एयरपोर्ट पर करीब 325 उड़ानों के आगमन, जबकि इतनी उड़ानों की रवानगी का कार्यक्रम था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जिताने में मदद करना चाहते थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के लिए पुतिन ने एक व्यापक साइबर कैंपेन शुरू करने का निर्देश दिया था। इसके जरिए रूस का इरादा अमेरिकी जनता को लोकतंत्र से विश्वास को कम करना था, लेकिन बाद में साइबर कैंपेन का मकसद डोनाल्ड ट्रंप की मदद करना हो गया। उत्तरी ब्राजील की रोराइमा जेल में हुई हिंसक झड़प में 33 कैदियों की मौत हो गई है। इसी हफ्ते हुई ये दूसरी वारदात है। जेल प्रशासन के मुताबिक कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान हुई चाकूबाजी में कैदियों की जान चली गई। वहीं 184 कैदी भागने में कामयाब रहे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने की मांग। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव पारित। प्रधानमंत्री आज समापन सत्र को करेंगे संबोधित। अमर सिंह के बयान के बाद दोनों पक्षों में मतभेद बढ़ा। रामगोपाल चुनाव आयोग को आज सौंपेंगे हलफनामा। 90% विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के समर्थन का दावा। किसान आत्महत्या के 80% मामलों के लिए बैंक कर्ज जिम्मेदार। NCRB के आंकड़े। कृषि वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर। राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान की चेतावनी। अमेरिका के फ्लोरिडा में हवाई अड्डे पर फायरिंग। 5 की मौत, संदिग्ध गिरफ्तार। रोकी गई विमान सेवाएं। और फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।